गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सतीश कुमार। आज हम करेंगे आपका भूगोल विषय का +1 क्लास से भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर नंबर 7। हम आए हुए थे सेकंड पार्ट में। पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसी लेसन का किया है, जिसमें बाढ़ से संबंधित जो विषय हैं वो हमने लिए थे। उसके बाद सूखे से संबंधित विषयों को पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद भूकंप के बारे में किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उन पर विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम सुनामी से संबंधित विषयों पर, इसके कारणों पर और इससे बचाव से संबंधित जो उपाय किए जा सकते हैं, जो समाधान किए जा सकते हैं, उनके ऊपर प्रबंधन किस तरीके से इससे बचने का किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके बाद इस लेसन को मैंने आपको बताया था कि भाई 3 पार्ट में हम इस लेसन को रीड करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं सुनामी से। और इसका जो विषय है सुनामी का, आपने हाल ही में देखा होगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर जो अम्फान जो तूफान आया है उसने किस तरीके की तबाही मचाई है, और उसी के कारण, तूफानी घटनाएं के कारण समुद्री तटों पर जो सुनामी आती है वो इसी का कारण है कि किस तरीके से सुनामी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो देखते हैं क्या है सुनामी, किस तरीके से प्रभाव डालती है मनुष्य के जीवन पर। तो भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित जो महासागरीय धरातल है, जिसमें अचानक हलचल पैदा होती है, महासागरीय विस्थापन होता है, यानी जो प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाती हैं, नज़दीक आती हैं। इन कारणों से भूकंपीय घटनाएं पैदा होती हैं। समुद्र के अंदर इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो ज्वालामुखी भी फट सकता है, ज़मीन के ऊपर भी फट सकता है। तो इसी कारण से महासागरों में जल का जो विस्थापन है वो होता रहता है। इस तरीके की जो तरंगे हैं, ऊंची तरंगे पैदा होती है समुद्र के किनारे, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बंदरगाहें हैं उसके ऊपर लहरें बड़ी बड़ी चलती हैं, और इसमें भूकंपीय तरंगे, समुद्री तरंगे कहा जाता है कि जिस प्रकार से भूकंप के कारण कोई समुद्री घटनाएं होती हैं तो भूकंपीय समुद्री लहरें कहलाती हैं। और ये सारी चीज़ें कालांतर में जल तरंगों की एक बड़ी श्रृंखला लाइन बना लेती हैं, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि प्रारंभिक तरंग ऊंची शिखर और निचली गर्त के बीच जल का अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करती है। यानी जहाँ पर जो ऊंचा शिखर है समुद्र के अंदर या कोई नीची गहरी खाई है तो अपना लेवल बनाने की कोशिश करती है, जिसके कारण सुनामी की उत्पत्ति होती है। और महासागरीय जलों में इस तरीके की जो चीज़ें हैं घटती रहती हैं। महासागरीय जल में तरंग की जो गति है जल की गहराई पर ज़्यादा निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम पाई जाती है। परिणाम क्या निकलते हैं कि महासागरों के अंदरूनी जो भाग हैं इससे काफ़ी कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो उथली जो भूमि होती है वो ज़मीन के किनारे के आसपास ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण से सुनामी की जो घटनाएं हैं हमें ज़मीन के आसपास समुद्री किनारों पर देखने को मिलती हैं। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, कि जिस प्रकार से समुद्री जहाज चलते रहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जाता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में सुनामी महसूस भी नहीं होती। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की जो लहरें हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई कम हो जाती है। इसीलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर ही ऊपर उठा सकती है और इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने पाता। इसके बाद
कुछ मिनटों तक ये रहती हैं, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। गहरे समुद्र में ज़्यादा प्रभावशाली समुद्री सुनामी नहीं होती। इसके विपरीत बात करें, उथले समुद्र में यानी ज़मीन की सतह के नज़दीक आते आते जब में प्रवेश करती हैं तो इसकी तरंगों की लंबाई कम होती चली जाती है और वहाँ समय वही रहता है और तरंगों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्री तरंगों की 15 मीटर या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। और इससे जो तटीय क्षेत्र हैं, आसपास के जो भूमि के भाग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा विध्वंस होता है, नुकसान होता है और इसीलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कही जाती हैं। जिस तरह से वो भीषण नुकसान करती हैं। हाल ही में हमने देखा कि भाई पश्चिम बंगाल के तट पर और उड़ीसा के तटीय किनारों पर जिस प्रकार की विध्वंसकारी घटनाएं सुनामी के कारण हुई हैं, तूफान के कारण हुई हैं, वो इसी का एक रूप है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का है, जापान है, फिलीपाइंस द्वीपीय क्षेत्र हैं या दक्षिणी पूर्वी एशिया के दूसरे जो द्वीप हैं वो सारे हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, या हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका या भारत के जो तटीय भाग हैं। यानी सुनामी के जो कारण है, जहाँ पर सुनामी सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, वो समुद्री तटीय किनारों पर या समुद्री देशों के जो भाग हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तट पर पहुँचने पर सुनामी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करती हैं, निर्मुक्त करती हैं और समुद्र जल में तटीय क्षेत्रों में पानी जो है घुस जाता है। बंदरगाहों, शहरों और कस्बों में अनेक प्रकार की जो इमारतें हैं या बस्तियां हैं वो नुकसान होता है और इसी कारण से विश्व भर के जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो प्रभावित होती है। चूँकि बात करें विश्व भर में तो तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर बसाव रखते हैं और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के भी केंद्र होते हैं। ये मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। अतः दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के कारण ज़्यादा नुकसान की संभावना बनी रहती है। रीजन क्या है कि सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान जो पिछली जो हमारी पुस्तक है उसमें 2006 की जो पार्ट एडिशन है उसमें दिया गया है कि बांदा जो इंडोनेशिया का पार्ट है ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से उसमें सुनामी के द्वारा नुकसान समुद्री तटों पर किनारों पर होते रहते हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के मुकाबले इसका प्रभाव को कम करना काफ़ी कठिन है क्योंकि इसके प्रभाव को कम किया जाना बहुत मुश्किल है। कुछ समय के लिए रोका जा सकता है कि भाई हम अपना पहले पता लगाने के बाद बचाव कर सकते हैं। मनुष्य की जो सूचनाएं हैं उनको मनुष्य को सूचनाएं देकर वहाँ से हटाया जा सकता है, बट प्रभाव को कम करना काफ़ी मुश्किल होता है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना आज के समय में संभव नहीं है। अतः इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे दिसंबर 2004 में आई सुनामी के समय में किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और इसी कारण से सुनामी आपदा के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र को शामिल होने का फैसला किया गया, जिससे आने वाले समय में सुनामी की जानकारी को प्राप्त किया जा सके। इस कारण से किस प्रकार की सुनामी विदेशों से भारतीय तटीय किनारों पर आती हैं, किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कौन कौन से तूफान या चक्रवात जिसको हम बोलते हैं वो आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले जो एक क्षेत्र बनते हैं, ज़्यादा उग्र मौसम तंत्र होता है और यह 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। आमतौर पर ये 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 14 किलोमीटर भी हो सकती है। इस प्रकार के तूफान जो चक्रवात आते हैं वो होते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रों में प्रबंधन एक ऊष्मा का इंजन की तरह होते हैं कि बड़े पैमाने पर ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र के सतह पर जलवाष्प की संघनता में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा होती है, जो ज़्यादा प्रभाव डालती है तूफान की गति में। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों एक मत नहीं है सारे के सारे, जिसके कारण अलग अलग उनके विचार हैं। इसकी उत्पत्ति के लिए
निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है कि भाई जो जो ये परिस्थितियां दी गई हैं किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तैयार होने के लिए, उत्पत्ति के लिए, उसके निर्माण के लिए इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो होनी अति आवश्यक हैं। तो कौन कौन सी स्थिति हैं वो, जिसमें लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र जलवायु वायु की सतत उपलब्धता बहुत मात्रा में जरूरत होती है, बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा का निर्मुक्त होती है यानी आज़ाद होती है, एनर्जी बढ़ती है। दूसरा, तीव्र कोरियालिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब को बढ़ने दे, जैसे वो मध्य रेखा के आसपास 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस कोरियालिस बल कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होने पाते, यानी इस प्रकार से वहाँ पर वायु की जो उपलब्धता है कम मात्रा में होती है। तीसरा जो कारण है अक्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाते हैं कई बार विभिन्न क्षेत्रों में, और इन्हीं के चारों ओर जो चक्रवात है वो उत्पन्न होते हैं या छोटे चक्रवात होते हैं जो अक्षोभ मंडल में स्थानीय स्तर पर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे तूफान होते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करने पाते। इसके बाद चौथा जो कारण है, परिस्थिति है, वो है आवश्यक ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को अवरुद्ध कर देती है, यानी उसको रोक देती है। उसके बाद बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना कैसी होती है, यानी किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब की जो प्रवणता है बहुत ज़्यादा होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु और निम्न वायु दाब जो मेघ रही होते हैं, यानी बादल उसके अंदर नहीं होते, तो इस तरीके की स्थिति वहाँ पर पैदा होती है। इसे तूफान की आँख भी कहा जाता है, यानी जहाँ से उसकी शुरुआत होती है उसे तूफान की आँख के रूप में जाना जाता है। सामान्य जो दाब समदाब रेखाएं हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के नज़दीक आती रहती है, और इस तरीके से उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक ये कहलाती हैं, जिसमें वायुदाब जो प्रवणता है वो 14 से 17 मिलीबार और 100 किलोमीटर के आसपास होती है। कई बार यह 60 मिलीबार और 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। और केंद्र से पवन की पट्टी का विस्तार जो है वो 10 से 150 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की जो चक्रवातीय घटनाएं हैं वो होती रहती हैं, यानी इस प्रकार के जो चक्रवात हैं वो बड़े पैमाने पर किसी विशेष क्षेत्र में आते रहते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में चक्रवातों का जो चक्र है वो क्षेत्रीय और समय अनुसार उसका जो वितरण है अलग अलग पाया जाता है। तो इसमें भारत की आकृति निर्भर करती है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पर आने वाले चक्रवाती ने 2 जलीय क्षेत्र पैदा हो जाते हैं, जिसे मानसूनी मौसम के दौरान जो चक्रवात आते हैं 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं, और बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवात जो आते हैं वो अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ पर चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तरी और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में पैदा होते हैं, यानी सारे के सारे जो हमारे पूर्वी भाग है वो ज़्यादा चक्रवातों के कारण प्रभावित होता है। परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 से उत्तर डिग्री उत्तरी और 89 डिग्री पूर्वी देशांतर में के पश्चिम में उत्पन्न होते हैं, और यह चक्रवात की बारंबारता यानी कई बार लगातार आते रहते हैं, और रास्ता और समय की जो तालिका है वो इस टेबल में दी गई है। यानी जुलाई की अगर हम बात करें, मई जून जुलाई, तो इस प्रकार के तूफान इस समय में जो पश्चिम बंगाल का जो हमारा एरिया है, सुंदरबन डेल्टा के आसपास का एरिया है, उसमें आते रहते हैं। जैसे अभी पीछे आया जो अम्फान तूफान है, जिसने भारतीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो किया है वो इसी का कारण है। उसके बाद बात करें कि भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम क्या होते हैं, किस प्रकार के नुकसान इंसान को या प्रकृति को होते हैं, वो पहले ही बताया जा चुका है कि भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है, और इसी गुप्त ऊष्मा के कारण समुद्र से दूरी बढ़ने पर
जो स्थिति है वो काफ़ी चक्रवात को कमज़ोर कर देती है, इसके प्रेशर को कमज़ोर कर देती है। और भारत में चक्रवात जैसे बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में से दूर जाता है तो उसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और तटीय क्षेत्रों में यह अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समुद्री किनारे पर टकराते हैं भारत में। और इसी तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल पर असाधारण रूप से ऊपर की ओर उठते हैं। जो जल है वो ऊपर की ओर उठता है और एक सुनामी का कारण सबसे बड़ा बनता है, जिसे तूफान या मरहोइम कहा जाता है। यानी बड़े पैमाने पर जब समुद्र का जल है तो उस तूफान के कारण, चक्रवात के कारण जमीन की बहाव की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाए तो उसे तूफान मरहोइम कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है समुद्री तटों के आसपास की जो भूमि है, जो जल है समुद्र का, वो इसके अंदर चला जाता है और इसी कारण से वायु की गति भी तेज होती है और उसी क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा भी होती रहती है। इसे तटीय क्षेत्रों की जो बस्तियां हैं, खेत हैं, वो डूब जाते हैं और फसलें कई बार बर्बाद हो जाती हैं। मानवकृत जो ढांचे हैं यानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो पानी में डूब जाती हैं और उनको नुकसान पहुंचता है। उसके बाद आती है हमारा जो पार्ट है सुनामी के बाद, वो है बाढ़ का। तो बाढ़ इसी प्रकार से इसी से संबंधित है, यानी सुनामी से संबंधित है, बाढ़ भी चक्रवात से संबंधित है। क्योंकि जब समुद्र में अगर चक्रवात आते हैं तो समुद्री किनारों पर, आसपास के भूभागों पर सेटलमेंट हैं उनके ऊपर पानी का जो इकट्ठा होना या बहुत तेज मात्रा में बारिश होना वो आम बात है। और यही कारण है कि भाई बाढ़ की घटनाएं इस प्रकार से वहाँ पर होती रहती हैं। उसके बाद आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कई बार और टेलीविज़न पर भी देखा है कि भी ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या समुद्री किनारों पर साइक्लोन के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें किस तरह से कुछ क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है ज़्यादा बारिश होने के कारण। और जल का जो उफान है के समय जलवाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों या आसपास की जमीन पर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और यही कारण हमारे पश्चिम बंगाल में अभी अम्फान तूफान की घटनाएं कारण हुआ है, जिसमें कलकत्ता जो एयरपोर्ट है पूरी तरीके से डूब गया था। दूसरी जो प्राकृतिक आपदा की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने ही है। कई बार हमें पता होता है कि भी किस कारण से बाढ़ आती है। आमतौर पर देखें तो बाढ़ जो अचानक नहीं आती, कुछ विशेष क्षेत्रों में या विशेष ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी की जो जलवाहिकाएं हैं, नदी की जो छोटी छोटी नालियां हैं, नदियां हैं, इनकी क्षमता से अधिक जब पानी है उसके अंदर आ जाता है। कई बार गर्मियों में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। जल और बाढ़ के रूप में मैदान के निचले जो हिस्सों में जो पानी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल के जो क्षेत्र हैं अक्षमता से अधिक पानी उनमें बढ़ जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हानिकारक होती हैं मनुष्य के लिए। और बाढ़ आने के और कई भी कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में जो तूफानी मरहोइम जो पीछे मैंने बताया वो भी हो सकता है बाढ़ का कारण। लंबे समय तक होने वाली जो तेज़ बारिश है वो भी बाढ़ का कारण हो सकती है। यानी लंबे समय तक अगर किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बारिश होना शुरू हो जाए तो उसके कारण भी उस क्षेत्र में पानी भर जाता है। या बर्फ़ का पिघलना, गर्मी में बारिश जो हिमालय पर्वत की वो बर्फ़ पिघलने शुरू हो जाती है, इससे नदियों में पानी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जमीन की अंत संबंधन दर में कमी और अधिक मृदा अपरदन के कारण जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना भी बाढ़ का कारण हो सकता है। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में जो है वो नुकसान करती है। ये जो हमारे मैप दिखा रखा है, इस मैप की अगर हम बात करें, इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जो संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा रहती है वो क्षेत्र दिखाए गए हैं। जिसके अंदर डायग्राम की अगर बात करें तो अति अधिक अक्षति वाले जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्रों में या जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में जो स्थितियां पैदा होती हैं
वहाँ पर बनती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली बर्फ़ है, पिघलने वाली बर्फ़ है, वो ज़्यादा नुकसान करती है। और इसी क्षेत्र में सबसे मध्यम पार्ट में सुनामी के प्रभाव कम होता है, क्योंकि यहाँ तक जो सुनामी है या साइक्लोन है वो पहुँच नहीं पाती। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारा समुद्री तटीय किनारों पर पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में पाया जाता है, या कच्छ के रण में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये जो भाग हैं जोखिम वाले भाग हैं या कम जोखिम वाले भाग हैं, इसी के कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है और काफ़ी तबाही वो इस क्षेत्र में करती है। परंतु दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जिसमें चाइना है, भारत है, बांग्लादेश है, इसकी बारंबारता होने वाले नुकसान की सबसे ज़्यादा है। यानी इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में तूफानों के कारण या बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, ज़्यादा पानी होने के कारण हिमालय पर्वत से। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में इसके क्षेत्रों का जो फैलाव है, मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वनों की कटाई, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का करना, प्राकृतिक जो अफवाह है उसको हमें मानव द्वारा रोकना, नदी तल को प्रभावित करना, बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बस्तियों का निर्माण करना, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं बाढ़ के, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान इसका होता है मनुष्य को। और मानव बसाव की वजह से बाढ़ की जो तीव्रता है, परिणाम है, वो ज़्यादा विध्वंसकारी यानी नुकसानदायक होता है। अगर बात करें भारत में विभिन्न राज्यों की, तो बार बार आने वाली जो बाढ़ है जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। और राष्ट्रीय आयोग, बाढ़ आयोग जो है, देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित घोषित किया है इसने। और भारत के जो मानचित्र जो नेक्स्ट आएगा उसमें दिखा रखा है कि भी किस तरीके से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो बिहार राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र काफ़ी मात्रा में है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनके कारण ये बाढ़ों की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है, जिसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है और हरियाणा में कई बार बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। आकस्मिक बाढ़ इसमें आती है, कभी पता नहीं होता कब बाढ़ आएगी। तो ये स्थिति दशकों से होती आ रही है। इसका कारण मानसून वर्षा भी है, मानव क्रियाकलाप भी हैं, जो अपवाह तंत्र है वो मनुष्य ने रोक दिया है डैम वगैरह बना के, तो ये कारण भी हो सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक जो अपवाह तंत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भी नदियों का जो प्राकृतिक अपवाह तंत्र है वो किसी भी तरीके से ना रोका जाए। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी के बीच वापस लौटती हुई मानसून के कारण भी आती है, और यही कारण है कि भी वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है। अगर बात करें बाढ़ से होने वाले जो परिणाम हैं क्या निकलते हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें असम, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के जो मैदानी क्षेत्र हैं, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में बाढ़ आने की जो संभावना है वो रहती है, जो कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने की जो के कारण आर्थिक व्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव इसका पड़ता रहता है कई बार। और बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है, बल्कि जो आधारभूत ढांचा है हमारा इंसानों का द्वारा बना हुआ, जैसे सड़कें हैं, रेल पटरी हैं, पुल वगैरह हैं, तो वो सारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका नुकसान करती हैं। और इसके कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे हैजा है या अंत्रशोथ है, हेपेटाइटिस है, या दूसरी जो जल से होने वाली, जो प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं वो फैल जाती हैं। दूसरी ओर बात करें लाभों की, तो इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। बाढ़ आने के कई बार वर्षों की जो हर वर्ष जो आने वाली बाढ़ है नई मिट्टी लेके आती है और मिट्टी वहाँ पर जमा कर देती है, जिसके कारण भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, क्योंकि सबसे बड़ी नदी ये पानी जो है उसी के कारण आता है, तो इस नदी में स्थित मंझौली जो असम में द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है,
और हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। और यहाँ पर चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बाढ़ के कारण जो मिट्टी आती है वो एक नई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर आती है, जिस कारण से अच्छी फसल वहाँ पर बार बार होती है। लेकिन यह लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण है, यानी ये लाभ कम है क्योंकि नुकसान उस मात्रा में वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो लाभ तो होते हैं बट नुकसान भी होते हैं। इसी कारण बात करें, भारत सरकार या राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली जो स्थितियां हैं उससे लोगों को अवगत करवाती रहती हैं, पता करवाती रहती हैं। बाढ़ की जो स्थिति है कैसे निपटा जाए, इससे कि वो तैयारियां करती हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना और वनीकरण यानी वन बड़ी मात्रा में लगाना। आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है कि भी नदियों के ऊपर जो है जहाँ पर ज़्यादा खड़ा पानी रहता है वहाँ पर बांध ना बनाया जाए, जिससे बांध टूटने से बाढ़ जैसी स्थिति ना हो। नदी वहीं गाँव में बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव को कंट्रोल करना, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी हो सकते हैं, जिससे बाढ़ के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जिससे आकस्मिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वो पश्चिमी और उत्तरी भागों में ज़्यादा के देशों को ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मात्रा में बाढ़ की स्थिति होती है। तो वही चीज़ें आती हैं, बाढ़ के कारण किस प्रकार की घटनाएं के कारण इंसान को नुकसान पहुंचता है। और चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम भी कर सकते हैं, कि किस प्रकार से तूफानों के बारे में हम पहले ही जानकारी प्राप्त करके लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं। तो ये जो मानचित्र है जिसमें बाढ़ संभावित क्षेत्र दिए हुए हैं कि भी नदियों के आसपास का जो एरिया है वो ज़्यादा प्रभावित है। यहीं इन एक क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना सबसे बड़ी रहती है, जिसमें ये हरियाणा और पंजाब का एरिया है, गंगा नदी के आसपास का एरिया है, घाघरा नदी के आसपास का एरिया है, ब्रह्मपुत्र के जो आसपास का एरिया है वो सारा का सारा बाढ़ से प्रभावित है। अगर बात करें समुद्र तट पर, तो ये सारा एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है। कई बार इस क्षेत्र में भी बाढ़ आने की संभावना रहती है, क्योंकि नदियों में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारा आज का यही था। उसके बाद हम अगले पार्ट में सूखे पर बात करेंगे, या दूसरी जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक हैं वो समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।